हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटका ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने ओला, उबेर और रैपिडो जैसी कंपनियों का ऑटो सर्विसेज को अवैध घोषित कर दिया है। गवर्नमेंट ने इन तीनों ऑटो सर्विसेज को 3 दिन में अपनी अपनी सर्विसेज बंद करने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2016 के तहत किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने क्यों यह कदम उठाया है, क्या है कंपनियों और ऑटो ड्राइवर यूनियन की राय, और ओला जो कि एक इंडियन कंपनी है इसके बारे में कुछ बातें कि कब ओला की शुरुआत इंडिया में हुई थी। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने यह कदम यात्रियों के तरफ से शिकायतें करने के बाद लिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को कई शिकायतें मिली थी जिसमें इन 3 कंपनियों के द्वारा सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए मिनिमम चार्जेस 100 रुपए लिए जा रहे थे, जबकि बेंगलुरु में 2 किलोमीटर के लिए 30 रुपए ही फिक्स किराया है, जिसके बाद हर किलोमीटर पर 15 रुपए किराया लिया जा सकता है। गवर्नमेंट को यात्रियों के तरफ से ओवर चार्जेस के बहुत सी शिकायतें मिल रही थी। सितंबर महीने में गवर्नमेंट ने ओवर चार्जेस के 292 केसेस दर्ज किए थे। इसी के साथ साथ बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या जी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। सीएम और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह सब बात एक ट्वीट करते हुए कहा, ऑटो रिक्शा बेंगलुरु में पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी की बैकबोन है। हमें हाल ही में टेक एग्रीगेटर्स के द्वारा 30 रुपए की निर्धारित सीमा के बदले मिनिमम चार्जेस के रूप में 100 रुपए चार्ज करने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई है। इसके बाद एक कंपनी एग्जीक्यूटिव की बयान आती है, ऑटो हेलिंग ऐप के द्वारा लिया जाने वाला मूल किराया कुल 100 रुपए तक हो सकता है। इसमें कन्वीनियंस चार्ज शामिल है जो कि 45 रुपए तक जा सकता है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 5%, जो कि फाइनल चार्जेस 4 किलोमीटर तक की सवारी के लिए 100 रुपए हो जाता है। इसी के साथ साथ रैपिडो के एक स्पोक पर्सन का कहना है कि हमारे सभी किराए राज्य सरकार के द्वारा तय की गई किराए के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और कंपनी उन किराए पर कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रही है। अब जानते हैं कि ऑटो यूनियन का क्या कहना है। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियन खुद का ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। नामा यात्री नाम के ऐप 1 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है। बेकॉन फाउंडेशन के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसे इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकनी का सपोर्ट है। ऑटो यूनियन का कहना है कि ज्यादा किराया लेकर हम अपने ग्राहकों को खो रहे हैं, इसलिए हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप के द्वारा सरकार के द्वारा तय की गई किराए के अनुसार ही पैसा लिया जाएगा। अब जानते हैं ओला के बारे में कुछ बातें कि कैसे ओला की शुरुआत इंडिया में हुई थी। यह बात है 2008 की, जब ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल IIT बॉम्बे से अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। कॉलेज के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक नौकरी की। इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com शुरू की, जो कि हॉलिडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। एक दिन भावेश ने बेंगलुरु से बंदीपुर के लिए टैक्सी बुक की तो रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने उनसे ज्यादा किराया देने के लिए कहा। भावेश ने ज्यादा किराया देने से साफ इनकार कर दिया तो ड्राइवर ने उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। इसी परेशानी से जन्म होता है ओला का। भावेश जी ने महसूस किया कि ऐसी ही समस्या का सामना देश में बहुत से लोग करते होंगे। उन्होंने अपने ट्रेवल वेबसाइट को कैब सर्विसेज में बदलने का फैसला लिया। भावेश जी ने IIT बॉम्बे के अनिकेत भाटी के साथ मिलकर यह आइडिया शेयर किया और दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब लॉन्च कर दिया। अब जानते हैं ओला का भारत का सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर बनने तक का सफर। कैसे ओला इंडिया का कैब एग्रीगेटर बना। 2010 में भावेश अग्रवाल जी ने अंकित भाटी जी के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। 2011 में इसको पहली फंडिंग $5 लाख की मिली। 2012 में टाइगर ग्लोबल से फिर $5 लाख की फंडिंग मिलती है और फिर 2013 में मार्केटसी पार्टनर्स और टाइगर ग्लोबल के द्वारा $2 करोड़ की और फंडिंग मिलती है। इसी के साथ साथ 2015 में ओला यूनिकॉर्न कंपनी के लिस्ट में शामिल हो जाता है और उसी साल ओला टैक्सी फॉर श्योर को एक्वायर कर लेता है। फिर 2017 में ओला को टेसेंट होल्डिंग से $10 करोड़ की फंडिंग मिलती है और 2017 में ही फिर से ओला फूड पांडा कंपनी को एक्वायर कर लेता है। फिर समय आता है 2018, जब ओला अपनी बिजनेस को ग्लोबली एक्सपांड कर रहा होता है। 2018 में ओला ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विसेज की शुरुआत करता है। फिर 2020 में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने के लिए
25 करोड़ डॉलर जुटाता है और उसी साल वो अपनी सर्विसेज को लंदन में भी लॉन्च करता है। फिर 2021 में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु में अपना प्लांट सेटअप करता है। अभी के समय में ओला की वैल्यूएशन करीब $5 बिलियन की है। इसी के साथ साथ हम अपने वीडियो की यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।